हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 2 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेडिक्शन के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगा। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा 10.1%। कितना? 10.1%। ये देख लीजिए, 10.1% रहेगा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि जो 1 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है। पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 4.7% रहेगा, लेकिन रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने बढ़ा दिया। अब कोविड क्राइसिस वापस आ गया है तो शायद वापस फ्यूचर में कम हो जाए। तो ये सारे डाटा बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमारे लिए याद करने लायक नहीं रह गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड बैंक के विषय में हम लोग जान लें। 1944 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, प्रेसिडेंट हैं डेविड मैलपास, एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबर हैं जो कि आईबीआरडी से कैलकुलेट होते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, आईबीआरडी और आईडीए। कुछ समय पहले ही वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ भी रिलीज किया गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये किस डेट को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 2 अप्रैल को। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है। थीम क्या था? थीम था रिकॉग्नाइज द जीनियस इन मी। ऐसा थीम क्यों है? क्योंकि जिन लोगों को ऑटिज्म हो जाता है वो थोड़ा सा बहके बहके टाइप के लगते हैं, तो लोग उनको सीरियस नहीं लेते, इसलिए थीम कैसा है? रिकॉग्नाइज द जीनियस इन मी। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया गया है। थीम याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो फर्स्ट टाइम 2008 में मनाया गया था। यहाँ आप ऑटिज्म के विषय में पढ़ सकते हैं। लोगों के सोशल स्किल्स डाउन हो जाते हैं ऑटिज्म की बीमारी में। यूएनजीए द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो यूएनजीए की बात कर लेते हैं। 1945 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ऑपरेशन कौन है? वॉल्कन वोस्किर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार है उसने 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में कितना जो है फंड इन्फ्यूज किया है? तो आपको पता ही है, रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए गवर्नमेंट ने। तो रिसेंटली सेंट्रल बैंक ने 4 पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 14,500 करोड़ इन्फ्यूज किया। कितना? 14,500 करोड़। ये देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप चारों बैंक का नाम याद रखें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। क्यों याद रखें चारों बैंक का नाम? क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं विच एमंग द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये 4 बैंक याद होंगे तो आपसे 5वां ऑप्शन इनकरेक्ट करने को पूछ लेंगे वो। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि कुछ ही वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए जो है इन्फ्यूज करने हैं। तो उसमें से फिनेंशियल ईयर 2020-21 में ये 14,500 करोड़ रुपए रह गए थे, क्योंकि 20,000 करोड़ का टारगेट अचीव करना था। ये देख लीजिए, 20,000 करोड़ का टारगेट अचीव करना था। तो 14,500 करोड़ रह गए थे, उनको रिसेंटली इन्फ्यूज कर दिया है इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। तो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के द्वारा ये फंड इन्फ्यूज किया गया है। 6 डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स हैं, इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आप 14,500 करोड़ और उन 4 बैंकों का नाम याद रखिए फिनेंशियल ईयर के साथ कि 2020-21 के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदा प्रवीण भुवनेश्वर इनिशिएटिव या फिर आयुर्वेदा प्रवीण भुवनेश्वर पर्व ये रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो श्रीपद येसो नायक। कौन है? आयुष मिनिस्टर है ना, श्रीपद नायक जी। इनके द्वारा आयुर्वेदा प्रवीण भुवनेश्वर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। भुवनेश्वर में एक विनोबा सेवा प्रतिष्ठान है, उसके साथ मिलकर आयुष मिनिस्ट्री द्वारा 3 दिनों तक चलने वाले आयुर्वेदा प्रवीण भुवनेश्वर या फिर आयुर्वेदा प्रवीण भुवनेश्वर पर्व इसको लॉन्च किया गया है। तो विनोबा सेवा प्रतिष्ठान कहाँ है? भुवनेश्वर में है। उसके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा आयुर्वेदा प्रवीण भुवनेश्वर लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर में। पर्पस क्या है? आयुर्वेद के विषय में लोगों को अवेयर करना। उसके अलावा ये आयुर्वेदा प्रवीण भुवनेश्वर जो इनिशिएटिव है या पर्व है उसमें 25 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, आयुर्वेदा प्रवीण भुवनेश्वर श्रीपद येसो नायक ने लॉन्च किया है विनोबा सेवा संस्थान के साथ मिलकर, प्रतिष्ठान के साथ मिलकर। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसके मिनिस्टर हैं श्रीपद येसो नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ चौधरी ये किस इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं? तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द एमडी एंड सीईओ इस इंडियन, मतलब कि उस बैंक का नाम दे देते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट देते हैं। अमिताभ चौधरी जो है एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ है। चर्चा में क्यों है एक्सिस बैंक? रिसेंटली एक्सिस बैंक द्वारा जो यूके बेस्ड अपनी सब्सिडरी है एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड,
उसके 100% स्टेक जो है ओपन पेड होल्डिंग लिमिटेड को बेच दिया गया है। किसको? ओपन पेड होल्डिंग लिमिटेड। इससे क्या होगा? मेजोरिटी शेयर मतलब 100% शेयर उसके पास आ जाएंगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी वो ओपन पेड होल्डिंग लिमिटेड के पास चली जाएगी। एक्सिस बैंक की यूके बेस्ड सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ मैं। यूके की जो रेगुलेटर बॉडी है प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी, उसके अप्रूवल के बाद ये जो एग्रीमेंट अपने अस्तित्व में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, एक्सिस बैंक द्वारा अपनी यूके बेस्ड जो सब्सिडरी है उसके 100% स्टेक इस कंपनी को बेच दिए गए हैं, ओपन पेड होल्डिंग लिमिटेड। एक्सिस बैंक की बात करें 1994 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। और टैगलाइन देख लीजिए, दिल से ओपन। बच गई नहीं तो क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में जो एनजी करके फर्म है इसके सोलर पोर्टफोलियो के 74% स्टेक किसने एक्वायर किए हैं? तो एनजी में जो सोलर पोर्टफोलियो है उसके 74% स्टेक एक्वायर किए हैं ईडलवीज ने। किसने? ईडलवीज ने। ये देख लीजिए, ईडलवीज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने एनजी के 74% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं सोलर सेक्टर के। तो एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ईडलवीज ने किस कंपनी के या फिर एनजी में 74% शेयर किसने एक्वायर किए हैं? तो ईडलवीज ने। बाकी सोलर पोर्टफोलियो है तो आपको पता ही है, सोलर एनर्जी जो है डेवलप की जाएगी। ये डील जो है एनजी 2 गीगावाट के जो सोलर एसेट हैं उनका एक्सेस प्रोवाइड करेगा ईडलवीज को। इतना डीप में नहीं पूछेंगे, बस इतना याद रखिएगा। एनजी के 74% स्टेक एक्वायर किए हैं किसने? ईडलवीज ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और फाउंडर कौन थे? राजेश शाह। यह क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स द्वारा किस इंडियन बैंक के साथ 3 वर्षों का एमओयू साइन किया गया है? तो टाटा मोटर्स इन्होंने एसबीआई के साथ 3 वर्षों का एमओयू साइन किया है। क्यों साइन किया है? ताकि जो टाटा मोटर्स के कस्टमर हैं वो कॉमर्शियल व्हीकल्स को परचेज कर सकें। तो 3 वर्षों के लिए एमओयू साइन किया गया है टाटा मोटर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें टाटा मोटर्स के जो भी कस्टमर होंगे वो अपनी गाड़ी के लिए एसबीआई से लोन ले सकते हैं। तो एसबीआई इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी सारे एग्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि कल ही इसने जेबीआईसी के साथ एग्रीमेंट किया था $1 बिलियन का, जो कि जापानीज़ फर्म है। इसका मतलब ये था जो जापानीज़ ऑटोमोबाइल है उसके कस्टमर को ये लोन देगा। अब टाटा मोटर्स के साथ कर लिया एसबीआई ने। एसबीआई की बात करें तो 1921 में स्थापना हुई थी 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर, बंगाल, मुंबई और मद्रास। 1955 में जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वें 51st दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 2021 में किसको सम्मानित किया जा रहा है? देखिए 2019 के लिए पुरस्कार दिया गया है 2021 में, क्योंकि कोविड आ गया था तो 2020 में दिया नहीं गया तो ये गैप हो गया। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया। किसको? रजनीकांत, रोबोट 2। अब रजनीकांत को इस समय क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है तो शायद कुछ और मिल जाए, ऐसा कहना है पॉलिटिकल पार्टीज का। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इंडिया में हाईएस्ट फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड है, इतना याद रखिएगा। रजनीकांत को इससे पहले 2016 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है तो आपसे ये ना पूछें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि पद्म विभूषण रजनीकांत को कब मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हिस्ट्री जान लेते हैं। इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा इंडस्ट्री में। कौन देता है? तो जब नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होती है उसी दौरान अनाउंस किया जाता है इनको। 1969 में इसकी शुरुआत हुई। 1969 में पहले अवार्ड किसको मिला था? देविका रानी को। 2018 में अवार्ड किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को। अब 2019 के लिए किसको मिला है? रजनीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नेपाल को कितने नेपाली रुपए की ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है? तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नेपाल को 800 करोड़ के नेपाली रुपए की ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। देख लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नेपाल को 800 करोड़ के नेपाली रुपए की ग्रांट दी गई है ताकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें। इंडियन गवर्नमेंट जो है फंडिंग प्रोवाइड कर रही है नेपाल को। इस समय क्या होगा, कई सारे रोड प्रोजेक्ट नेपाल में जो है चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 800 करोड़ के नेपाली रुपए का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। किसको? नेपाल को। फिर भी नेपाल आज दिखा, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत इशू है। नेपाल की बात कर लेते हैं। काठमांडू की कैपिटल है। पीएम है केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये हर वर्ष 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। देख लीजिए, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे हर वर्ष 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है 1967 से। इसको ऑब्जर्व कौन करता है? इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल, ये इसको ऑब्जर्व करता है। इस बार थीम क्या था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे का? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, इतना याद रखें, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। बात करें इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल, तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। बासेल स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर ज़ेला लेपमैन। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 2 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ESIC के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मुखमीत एस भाटिया। कौन? मुखमीत एस भाटिया। ये हैं मुखमीत एस भाटिया। ये ESIC के नए DG बने हैं, 4 अप्रैल से अपॉइंट हो गए हैं। मुखमीत एस भाटिया जो है 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं, झारखंड कैडर के। ESIC के डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ESIC की बात कर लेते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1952 में स्थापना हुई थी। ESIC एक्ट कब पास हुआ था? 1948 में। कुछ समय पहले ही जो सुभाष कुमार हैं वो ONGC के CMD बने हैं। ONGC के CMD का एडिशनल चार्ज दिया गया है सुभाष कुमार को। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर, ये रिपोर्ट रिलीज की है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग। ये देख लीजिए, नीति आयोग द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया के हेल्थ सेक्टर में 2022 तक $372 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कितना? $372 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बताया हेल्थ सेक्टर में जो FDI फ्लो है वो 2011 में जो टोटल FDI था 94 बिलियन था, 94 मिलियन था, 94 मिलियन, वो 2016 में बढ़कर 1275 यानी $1275 मिलियन हो गया है। तो याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर, ये रिपोर्ट पब्लिश की है नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो 2015 में इसको योजना आयोग की जगह पे स्थापित किया गया था। हमेशा प्राइम मिनिस्टर के चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। CEO कौन है? अमिताभ कांत। कोविड क्राइसिस पर जो टास्क फोर्स बनाई गई है नीति आयोग के अंदर, तो उसके हेड कौन है? VK पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस बैंक द्वारा UK बेस्ड टाइड प्लेटफॉर्म लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की गई है इंडिया में बैंक अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए? तो RBL बैंक ने, किसने? RBL बैंक ने टाइड प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है बैंक अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देख लीजिए, RBL बैंक और टाइड प्लेटफॉर्म जो कि UK का है, ये क्या करेंगे? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बैंक अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे इंडिया में। RBL बैंक बताइए आपको, इंडिया की बैंक है, उसने टाइड प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है जो कि UK का एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, इस बिजनेस को इंडिया में रन कौन करेगा? देखिए, टाइड का पहला ऐसा बिजनेस मॉडल है जो UK के बाहर हो रहा है, वो भी इंडिया में। तो इंडिया में इस बिजनेस को कौन रन करेगा? गुरजोत पाल सिंह। जो टाइड का बिजनेस इंडिया में होगा उसको रन करेंगे गुरजोत पाल सिंह। पहले ये PU के वाइस प्रेसिडेंट थे, अब टाइड का बिजनेस इंडिया में लीड करेंगे गुरजोत पाल सिंह। RBL बैंक की बात करते हैं, 1943 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD एंड CEO कौन है? मिस्टर विश्ववीर आहूजा, कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के लिए रिलीज की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, आपको पता ही है। अब होता है ना, इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया की पोजीशन बहुत खराब हो गई है, 140th 140वें प्लेस पे है। लास्ट टाइम थी 112वें प्लेस पे। ये देख लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई है। इंडिया की रैंकिंग आई है 140, कितनी आई है? 140 आई है। 15वां एडिशन रिलीज किया गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का। ये देख लीजिए, 15th एडिशन रिलीज किया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का, जिसमें इंडिया की रैंक आई है कितनी? 140। 2020 में इंडिया की रैंक थी 112th। इस बार टोटल कंट्रीज का 156 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है, जिसको टॉप किया है आइसलैंड ने। किसने टॉप किया है? ये देख लीजिए, आइसलैंड ने टॉप किया है। सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान की। साउथ एशिया में बांग्लादेश ने टॉप किया है, मतलब बांग्लादेश साउथ एशिया में भूटान के बाद मैं कहूँगा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है सारे इंडेक्सेस में। तो देखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2006 से जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इस बार इंडिया की रैंक है 140, जो कि 28 प्लेसेस का नुकसान हुआ है इंडिया को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, 1971 में स्थापना हुई थी। कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, क्लॉस शॉब इसके हेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतिर अग्रसेना ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री में कंडक्ट की गई है? तो शांतिर अग्रसेना ये मिलिट्री एक्सरसाइज बांग्लादेश में कंडक्ट की गई है। बांग्लादेश रिसेंटली 50वीं वर्षगांठ मना रहा था अपने इंडिपेंडेंस की, उसी दौरान शांतिर अग्रसेना मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। शांतिर अग्रसेना जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इसका थीम क्या है? रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो बांग्लादेश के जो फादर ऑफ द नेशन है शेख मुजीबुर रहमान थे, मतलब शेख मुजीबुर रहमान, इनकी बर्थ एनिवर्सरी 26 मार्च को होती है। उसी दिन बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। इसी दिन बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि शांतिर अग्रसेना जो है एक्सरसाइज कंडक्ट करनी है, जिसका थीम है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। इसमें कई सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ऑफिशियल कौन है? अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो ECLGS स्कीम है, यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसको कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में लॉन्च हुई थी, 3 लाख करोड़ का लोन देना था। तो गवर्नमेंट ने कहा था जब तक 3 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे तब तक इसको बढ़ाते रहेंगे। तो फिर से एक बार जो है 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है मेरे ख्याल से, ये देख लीजिए, हाँ 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है, 30 जून तक, या फिर 3 लाख करोड़ जब डिस्बर्स हो जाए। तो 3 लाख करोड़ डिस्बर्स कर ही नहीं पाए बैंक। कौन सी है स्कीम? ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। 3 लाख करोड़ जब डिस्बर्स हो जाएंगे तब ये स्कीम बंद हो जाएगी। हालांकि अब इसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, 30 जून के लिए। और कुछ संशोधन भी किए गए हैं। जो पहले क्रेडिट लिमिट थी वो टोटल आउटस्टैंडिंग का 20% हो सकती थी, अब इसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। पहले जो आपका लोन जो है 6 वर्ष के लिए, अब जो है 6 वर्ष के लिए दिया जाएगा लोन, पहले 5 वर्ष के लिए दिया जाता था। मोरेटोरियम पीरियड पहले 12 महीने का था, अब 2 वर्ष का कर दिया है। उसके अलावा 500 करोड़ तक की आउटस्टैंडिंग जिसकी होगी वो अपने 40% आउटस्टैंडिंग तक का लोन ले सकते हैं ECLGS 3.0 स्कीम के तहत। ये स्कीम मई 2020 में लॉन्च की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।